अजमानती मामलों में जमानत कब प्राप्त की जा सकती है, कैसे प्राप्त की जा सकती है, आज इसी का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। नॉन वैल्यूएबल ऑफेंस में अजमानती मामलों में कैसे जमानत प्राप्त की जाएगी, आज इसी का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। अजमानती मामलों में जमानत देने की शक्ति मजिस्ट्रेट को भी दी गई है और सेशन कोर्ट की भी दी गई है, हाई कोर्ट को भी दी गई है। मजिस्ट्रेट अपनी इस शक्ति का प्रयोग सीआरपीसी सेक्शन 437 में करता है। सेक्शन 437 में मजिस्ट्रेट के समक्ष जब भी कोई मामला आता है किसी अभियुक्त का और उस पर अजमानती अपराध का अभियोग है या पुलिस स्टेशन का कोई अधिकारी गिरफ्तार करके ऐसे मजिस्ट्रेट के पास उसे ले आता है, अर्थात सेशन न्यायालय और हाई कोर्ट के निचले न्यायालय अर्थात मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जब अभियुक्त या तो सरेंडर करके आता है या पुलिस अधिकारी उसे पकड़ करके लाते हैं, तो ऐसा मजिस्ट्रेट उस नॉन वेलेबल ऑफेंस के अभियुक्त को छोड़ सकता है। लेकिन 437(1) रोमन 1 जो अभियुक्त इस प्रकार सेशन जज के यहाँ लाया गया है, सेशन जज के यहाँ नहीं, मजिस्ट्रेट के यहाँ लाया गया है, मजिस्ट्रेट को विश्वास करने का आधार प्रकट होता है कि ऐसा अभियुक्त मृत्यु या आजीवन कारावास के अभियोग के अंतर्गत है, तो फिर मजिस्ट्रेट उसे जमानत पर नहीं छोड़ेगा। दूसरे शब्दों में, अगर मजिस्ट्रेट ये पाता है कि वह मामला सेशन ट्रायल है, तो फिर मजिस्ट्रेट उसको नहीं छोड़ेगा। 437(1) रोमन 2 मजिस्ट्रेट फिर देखता है कि जो व्यक्ति उसके सामने आया हुआ है वह कोई संज्ञेय अपराध किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे ज़्यादा के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए पहले भी दोषी ठहराया जा चुका है। पहले भी दोषी ठहराया जा चुका का मतलब हिस्ट्री शीटर है या वह 3 वर्ष या उससे ज़्यादा के लिए किंतु 7 वर्ष से कम की अवधि के कारावास के लिए दंडनीय किसी संज्ञेय अपराध के लिए 2 या अधिक अवसर पर पहले ही दोषी ठहराया गया है, तो फिर उसे सामान्यतः जमानत पर नहीं छोड़ेगा। संक्षेप में, मजिस्ट्रेट के समक्ष नॉन वेलेबल ऑफेंस का अभियुक्त जब आता है तो सेशन ट्रायल की स्थिति अगर रहती है उसकी, कैपिटल पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले मामले में जमानत नहीं देता है, रिजेक्ट कर देता है। और दूसरा है, अगर वह हैबिचुअल ऑफेंडर है यानी पहले भी न्यायालय से सज़ा पा चुका है, चाहे अत्यधिक गंभीर मामलों में मृत्यु आजीवन कारावास 7 वर्ष से ज़्यादा के कारावास के मामलों में
या 3 वर्ष से अधिक 7 वर्ष से अनधिक के मामलों में हैबिचुअल ऑफेंडर को भी जमानत वह रिजेक्ट कर देगा। तो सीजीएम, मजिस्ट्रेट ये दोनों प्रकार के आदमियों की जमानत को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन इन दोनों कैटेगरी में आने वाले व्यक्तियों को भी अगर मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम या एसीजीएम यह पाते हैं कि कोई 16 से कम उम्र का व्यक्ति है, कोई स्त्री है, कोई शिथिलांग व्यक्ति है, 3 कैटेगरी बनाई गई है। आर्टिकल 14 का अपवाद है ये। कोई 16 वर्ष से कम का व्यक्ति है, कोई स्त्री है, कोई इन्फर्म पर्सन है, तो ऐसे व्यक्तियों को सीजीएम या मजिस्ट्रेट जमानत पर छोड़ देगा, भले ही मामला मृत्यु आजीवन कारावास का हो या हैबिचुअल ऑफेंडर का हो। आर्टिकल 14 का ये अपवाद है। आर्टिकल 15 में स्त्रियों एवं बच्चों के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं दी गई हैं, उन्हीं का पालन करते हुए यहाँ पर 16 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को, शिथिलांग व्यक्ति को, स्त्री को जमानत देने का कुछ विशेष पावर मजिस्ट्रेट को दिया गया है। हैबिचुअल ऑफेंडर यानी 437 रोमन 2 की स्थिति में अगर मजिस्ट्रेट को यह कारण लगता है, कोई विशेष कारण उसके पास है, तो उसे भी जमानत पर छोड़ सकता है। उचित समझता है तो उसको भी वह जमानत पर छोड़ सकता है। अगला प्रोवाइजो, अगर जमानत देने का मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त के बारे में पर्याप्त आधार है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो जमानत पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन केवल इस आधार पर जमानत नहीं इनकारी जा सकती कि अभियुक्त को इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्यों को पहचान करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो कोई जमानत मात्र इस आधार पर रिफ्यूज़ नहीं की जाएगी कि अगर हम इस अभियुक्त को जमानत पर छोड़ेंगे तो भविष्य में हम साक्ष्यों की पहचान कैसे कराएंगे। यह जमानत को ग्रांट करने का, इनकार करने का आधार नहीं है। केवल इतने से जमानत रिफ्यूज नहीं की जाएगी। तो आपने पढ़ा जमानती अपराध में जमानत कब दी जाएगी, 436 में कल। आज पढ़ रहे हैं अजमानती अपराधों में नॉन बेलेबल ऑफेंस में जमानत कब दी जाएगी। एक बार फिर, एक व्यक्ति जो अजमानती अपराध की दुनिया में करता है, अपराध करने के बाद न्यायालय के समक्ष स्वयं समर्पण करे या पुलिस के माध्यम से गिरफ्तार करके लाया जाए, तो सेशन न्यायालय या हाई कोर्ट की निचले न्यायालय में जब वह जाता है तो उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन 437 रोमन 1 में जहां मजिस्ट्रेट को यह लगे, विश्वास करने का कारण है कि मृत्यु या आजीवन कारावास का अभियोगी है, अर्थात ये सेशन ट्रायल है, तो फिर नहीं छोड़ेगा। 437 रोमन 2, यदि अभियुक्त संज्ञेय अपराध का अभियोगी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का अभियोगी है,
पहले भी वह मृत्यु आजीवन कारावास या 7 वर्ष से ज़्यादा के कारावास से जेल जा चुका है, दोषी हो चुका है, 3 वर्ष या उससे अधिक के लिए किंतु 7 से कम अपराधों के लिए 2 बार जेल में पहले ही सज़ा पा चुका है। दूसरे शब्दों में वह हैबिचुअल ऑफेंडर है, अर्थात बार बार अपराध करने वाला है, तो फिर उसे जमानत पर छोड़ने से मना कर दिया जाएगा। (437) रोमन 1 और 2 यानी दोनों प्रोवाइजो में जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, इन्हें जमानत पर छोड़ा जा सकता है यदि ऐसे व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु के हैं, कोई स्त्री है, कोई विकलांग है, विकलांग नहीं शिथिलांग है, इन्फर्म पर्सन है, तो इन्हें जमानत पर मजिस्ट्रेट छोड़ सकता है। 437 रोमन 2 में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है (437) रोमन 2 में कैटेगरी में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, विशेष कारण मजिस्ट्रेट देखता है, तो केवल हैबिचुअल के कारण जमानत नहीं मना कर सकता, वह जमानत पर छोड़ सकता है। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि अगर इस बात पर जमानत पर छोड़ने से मना किया जाए या विरोध किया जाए कि इसको अगर जमानत पर छोड़ा जाएगा तो भविष्य में विटनेस को पहचानने के लिए अभियुक्त को लाना पड़ेगा, अतः जमानत ना दिया जाए। अर्थात केवल यह बात कि अभियुक्त की आवश्यकता इन्वेस्टिगेशन में विटनेस को पहचानने के लिए हो सकेगी, जमानत को स्वीकृत से इनकार करने का आधार नहीं होगा। यदि अन्यथा बाकी चीज़ें पूरी होती हों, यानी जमानत पाने के लिए वह हकदार हो, तो केवल इतने से जमानत नहीं मना की जा सकती है कि विटनेस के पहचानने के लिए अभियुक्त की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति को जो कोई अपराध किया है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 7 वर्ष या उससे ज़्यादा का कारावास है, इस प्रकार का अभियोगी अगर न्यायालय में आया हुआ है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से ज़्यादा के कारावास का कोई अभियोगी है, तो उसको जमानत पर छोड़ने के पहले सरकारी वकील को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। सरकारी वकील को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 7 वर्ष और उससे ज़्यादा के कारावास से दंडनीय अपराध है तो सरकारी वकील को सुनवाई का अवसर दिए बिना न्यायालय जमानत कभी नहीं दे सकता। इस समय आप पढ़ रहे हैं
नॉन बेलेबल ऑफेंस में जमानत कैसे प्राप्त की जा सकती है? 437 के सब क्लास 2 में पुलिस अधिकारी या न्यायालय दोनों में से कोई भी जमानत दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, ध्यान से देखना। 437 सब क्लास 2 में पुलिस अधिकारी या न्यायालय दोनों में से कोई भी जमानत दे सकता है, लेकिन 437 एक के अंतर्गत केवल न्यायालय ही जमानत दे सकता है, पुलिस अधिकारी नहीं। पुलिस को भी किसी केस में जमानत देने का अधिकार है, लेकिन 437 के क्लास 2 में उन्हें यह अधिकार दिया गया है। 437 एक अप्लाई ओनली जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पष्ट है। जमानत देने का पावर किसी एसडीएम को नहीं है, किसी डीएम को नहीं है, किसी अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को नहीं है। पुलिस अधिकारियों को 437 के दूसरे क्लाज में जमानत देने का पावर दिया गया है। जब भी किसी जमानत पर अभियुक्त को छोड़ा जाता है, ऐसी दशा में ऐसा मजिस्ट्रेट जमानत को स्वीकार करने का कारण लिखेगा। किसी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ते समय मजिस्ट्रेट जमानत पर छोड़ने का कारण अवश्य लिखेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी केस भी एक आई है, उसमें भी कहा कि जमानत पर छोड़ते समय कारण लिखना बहुत ज़रूरी है, क्यों आप छोड़ रहे हैं। ऐसी बात सीआरपीसी के 437 के चौथे क्लाज में दी गई है। 437 सब क्लास 4, विदाउट रीजन आर्डर आप बेल नहीं देंगे, रीजन आपको देना पड़ेगा। तो रीजन लिख देते हैं, इन द आइज ऑफ लॉ एंड मी दिस इज द फिट केस फॉर बेल, लिख देते हैं, हो गया रीजन उनका। तो अजमानती मामलों में जमानत पर छूटने का प्राधिकार यहाँ पर दिया गया है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। कि एसडीएम भी कभी जमानत दे सकता है, लेकिन एसडीएम रिमांड ज़रूर दे सकता है, जमानत नहीं दे सकता। रिमांड की पावर उसको मिली हुई है, मगर जमानत देने की पावर उसको नहीं मिली है। कोई कन्फ्यूजन किसी स्टूडेंट को? छात्र एवं छात्रा, किसी को कोई कन्फ्यूजन? बेल स्वीकार कर ली गई है।
अब आइए पढ़ते हैं कंडीशनल बेल, सशर्त बेल। सशर्त बेल का तात्पर्य है जब न्यायालय किसी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ता है तो जमानत पर छोड़ते समय उस पर कुछ शर्तें आरोपित करता है जिनके पूरा करने के आश्वासन पर ही उसे जमानत पर छोड़ा जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसे ही बेल को हम सशर्त बेल कहते हैं। ऐसी बेल को हम सशर्त बेल कहते हैं। CRPC 437 सब क्लास 3 में न्यायालय नीचे वर्णित अपराधों में अभियुक्त को जमानत पर छोड़ते समय शर्तें आरोपित करता है। इन्हें ही हम सशर्त जमानत कहते हैं। तो शॉर्ट में जहां पर न्यायालय कुछ विशिष्ट अपराधों में जब अभियुक्त को जमानत पर छोड़ता है तो छोड़ते समय कुछ शर्तें आरोपित की जाती हैं। अगर वो पालन करने का वचन देता है तब उसकी जमानत मंजूर होगी। इसे हम सशर्त जमानत कहते हैं, कंडीशनल बेल कहते हैं। तो सशर्त जमानत क्या है यह आपने पढ़ा। वेदर कोर्ट रिलीज ऑन बेल ए एक्यूज्ड पर्सन आफ्टर प्रॉमिस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक कंडीशन as court imposed upon the accused person, then court release on bail to that accused. Such bail is said to be a conditional bail. इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? सशर्त जमानत का उद्देश्य और ऑब्जेक्ट क्या है? ऐसी जमानत देने का उद्देश्य गंभीर अपराधों में अभियुक्त को पुलिस स्टेशन या न्यायालय के समक्ष वीकली यानी साप्ताहिक हाजिरी सुनिश्चित करना। सशर्त जमानत का उद्देश्य अभियुक्त का वीकली न्यायालय में उपस्थिति को सुनिश्चित करना कि हर वीक वह न्यायालय में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराता रहे। वीकली उपस्थिति सुनिश्चित करना। सशर्त जमानत का उद्देश्य गंभीर अपराधों में अभियुक्त को जमानत पर छोड़ते समय कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साप्ताहिक न्यायालय में उपस्थित को सुनिश्चित करना। न्यायालय में उपस्थित को सुनिश्चित करना है। तो सशर्त जमानत किसे कहते हैं? 437 के तीसरे क्लास में दिया है कि न्यायालय या मजिस्ट्रेट अभियुक्त को जब जमानत पर छोड़ेगा तो कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उस पर शर्तें आरोपित करता है और ऐसी शर्तों को पूरा होने पर ही
सशर्त जमानत परिवर्तित होगी। उद्देश्य क्या है? ऐसी जमानत का उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति को न्यायालय में सुनिश्चित करना, साप्ताहिक उपस्थित पुलिस स्टेशन और न्यायालय में दर्ज कराना। अपराध कौन से हैं जिनमें सशर्त जमानत होगी? पूजा वर्मा, अपराध कौन से हैं जिसमें सशर्त जमानत होगी? बाकी बंद कर दें। जब तक उत्तर पूरा नहीं होना चाहिए बोलते रहना चाहिए ना। अपराध यदि आईपीसी के चैप्टर 6, 16 और 17 में दंडनीय हैं, यानी राज्य शरीर और संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में, और चैप्टर 6 क्या है? राज्य के विरुद्ध है क्या? राज्य के विरुद्ध अपराधों में, या इनका दुष्प्रेरण, इनका षड्यंत्र और इनका प्रयत्न। याद करके एकदम रखिएगा इसको कि किन अपराधों में सशर्त जमानत का प्रोविज़न दिया गया है। तो राज्य के विरुद्ध, शरीर के विरुद्ध, संपत्ति के विरुद्ध। 6 वाला देख लेना, वैसे मैं बोल दिया राज्य के विरुद्ध। सही है। और इन अपराधों का दुष्प्रेरण, षड्यंत्र, प्रयत्न। मित्र है तुम्हारा साथ में बगल, इन तीनों अपराधों का क्या नाम दिया गया? पूछो जरा इससे। हाँ, इन अपराधों को कोई और नाम भी दिया गया है? एक नाम है? इन्हें अपूर्ण अपराध कहते हैं, इन्हें इनचोएट ऑफेंस कहते हैं। इनचोएट है ना, आपकी कॉपी जो तुम्हारी लिखी गई है, इस कॉपी में तो ईश्वर तुम्हारा मदद किया है, बहुत ही शानदार लिखी गई है, गलती है ही नहीं, गलती है ही नहीं। लग रहा कि लॉकडाउन खुलने वाला इसलिए इतनी अच्छी हो गई। शब्दों की भी गलती नहीं है, जो जैसे जैसे शब्द होते हैं वैसे वैसे लिखे गए हैं, कोई मात्रा उनता टूटी टाटी नहीं है सब। नहीं मात्रा गर्मी से उड़ जाती थी, कहीं मात्रा नीचे लग जाती थी। तो इस कॉपी को चेक करने के बाद मैं फ़ोन करने वाला था, लेकिन नहीं किया, टाइम ही नहीं पाए। कितना सही लिखा कैसे गया। तो शर्तें क्या हैं जो आरोपित की जाती हैं? शर्तें, सशर्त जमानत पर जिन शर्तों को आरोपित किया जाता है वो शर्तें देखिए। पहला, ऐसा व्यक्ति, ऐसा अपराधी अध्याय के अधीन निष्पादित बंधपत्र, यानी चैप्टर 33 सीआरपीसी में जो बंधपत्र निष्पादित कर रहा है उसमें जिन शर्तों को दिया गया है उनका पालन करेगा, उसके अनुसार न्यायालय में हाजिर होगा, और जिस ऑफेंस को उसने किया है उस ऑफेंस को और उस जैसा कोई ऑफेंस को दोबारा नहीं करेगा, रिपीटेड ऑफेंस नहीं करेगा। तो पहला, बॉन्ड में दी गई कंडीशंस का पालन करेगा,
उस ऑफेंस जैसा कोई दूसरा ऑफेंस नहीं करेगा और ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करेगा और प्रत्यक्षतः अप्रत्यक्षतः उस मामले से संबंधित किसी गवाह को कोई धमकी भी नहीं देगा। गवाहों को कोई धमकाएगा नहीं या अन्य कोई शर्तें जो न्यायालय उचित समझे। ये 3 शर्तें दी गई हैं, बाकी न्यायालय जो उचित समझे शर्तें आरोपित की जा सकती हैं। तो सशर्त जमानत क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, किन अपराधों में दी जाती है, इन पे शर्तें क्या हैं। बंद पत्र के शर्तों के अनुसार वह हाजिर होंगे, उस अपराध जैसा कोई अपराध फिर से नहीं करेंगे। मामले के तथ्यों से अवगत किसी भी व्यक्ति की न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे के तथ्यों को प्रकट न करने के लिए कोई धमकी नहीं देंगे, जैसा कि आसाराम बापू वाले केस में तमाम हुआ था ना। उनकी ज़मानत में यही सब दिक्कत हो रही है। अगर वो छूटेंगे तो दिक्कत पैदा हो सकती है, क्योंकि अंदर रहने पर ही इतने गवाह मार दिए गए। ज्ञान प्रकाश शुक्ला। रिफ्यूज ऑफ बेल किसे कहते हैं? रिफ्यूज ऑफ बेल बेल को नामंजूर करना किसे कहते हैं? चलिए बंद कर लीजिए। बेबी भारती, रिफ्यूज ऑफ बेल